नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बियॉन्ड लेंस प्रोडक्शंस की इस मंच पर। कितनी ही बातें हम लोग करते हैं कहानी सुनी अनसुनी के दौरान, पर कई बातें असली मुद्दे से हटके होती हैं। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, एक रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन, फाउंडर हैं एएलसीएस के। आज मैं उनको रिक्वेस्ट करके लेके आया हूँ आप लोगों के पास में कि काफ़ी बातें जो आपकी ज़िंदगी में अमूमन होती हैं और पर आप लोगों के थोड़ी-थोड़ी गलतियों की वजह से आपको उसका बहुत बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं तो पहले मैं आपको उसका हेड टॉपिक बोल दूँ, और वो हेड टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट। कई लोगों के बाल जाते हैं। हिंदुस्तान में तो मैं सोचूँगा 50% लोग बाल्डनेस के शिकार होते हैं। दुनिया भर के नाव, नुस्खे, नीम, हकीम कहाँ-कहाँ नहीं दौड़ते हैं, और आखिरकार जब कोई नतीजा हासिल नहीं होता है, तब आते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट की ओर। अब जब रुक कर बैठते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की ओर, तब वे सोचने लगते हैं कि काश पैसे कम लगें, और फिर गलती कर बैठते हैं वो एक ऐसी जगह जाकर जहां बहुत बड़ा हादसा होता है। कभी कभी हादसा होते तो बच जाते हैं, और कभी ये फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट सामने आता है। दोस्तों, फील्ड हेयर ट्रांसप्लांट में आप पैसा, टाइम, सब कुछ जो कुछ आपने इन्वेस्ट किया ना, वो तो चला ही गया, साथ में आपका डोनर भी चला गया। डोनर मतलब वो बाल जिसको निकाल के आपके लगाए जाते हैं बॉल्ड रीजन में, वो भी चला जाता, तब आपके पास कुछ नहीं बचता। आज डॉक्टर साहब के साथ बैठा हूँ, कई इन बातों पे बात करेंगे। मैं चाहूँगा आप वीडियो के एंड तक मौजूद रहें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना, पूछना में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द प्रॉपर रिप्लाई। डॉक्टर साहब, स्वागत है मेरे इस चैनल पर, और काफ़ी सारी बातें आपसे करनी है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। Thank you, Tapan ji. Thanks for this kind introduction. आप एक रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन है, और आपकी प्रैक्टिस कई तो चारों ओर तूती बोलती है। मैं अब जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कितने ही पेशेंट आपके पास आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो शुरुआत करूंगा, जब एक आदमी आता है बिल्कुल गंजा, जिसे आप लोग नॉर्वुड का 7th ग्रेड बॉल्डनेस बोलते हैं, आने के बाद वो खड़ा हो जाता है कि सर डॉक्टर साहब मेरा ट्रांसप्लांट कर दो। पर आप क्या बिना कुछ सोचे समझे शुरुआत कर देते हैं, या कभी कभी आप कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, यहीं पे रोल आता है आपके जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनका। जी। सबसे मेजर, अगर मेडिकल प्रोफेशन में हम हैं तो हमें एज अ सर्जन हमारे लिए ज़रूरी है। मैं ट्रेंड सर्जन हूँ, सर्जरी करना मुझे आता है। लेकिन जो ओवर एक्सपीरियंस आप चीज़ सीखते हो वो ये सीखते हो कि कहाँ पे आपको सर्जरी नहीं करनी है, जी। कहाँ पे आपको ना बोलना है। तो अच्छा। जैसे हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के पेशेंट्स आते हैं, ग्रेड 6, ग्रेड 7, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन पेशेंट्स को हम रिफ्यूज़ करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो पेशेंट्स एलिजिबल नहीं है। बिकॉज सी, जब वो आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि पूरा स्कैल्प बालों से भर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर सप्लाई ही नहीं है तो डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। सप्लाई पूरी होने के लिए ज़रूरी है कि डोनर एरिया में बाल एक रीजनेबल क्वांटिटी मौजूद के होना होने चाहिए। चाहिए, तभी हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। सो ऐसे पेशेंट्स को डेफिनेटली काउंसल करके हमें एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, रियलिस्टिक चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ये रिजल्ट आएगा इवेंचुअली, विच विल नॉट बी गुड, और आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, ग्रेड 7 पेशेंट के लिए एडवाइजेबल नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए। लेकिन अब विद चेंजिंग ट्रेंड्स, जो पेशेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो भी इम्प्रूव हो रही है, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक हो रही है, और पेशेंट भी खूब रिसर्च करके आता है। तो वो ये बात समझते हैं कि अगर ग्रेड 7 बॉल्डनेस है वो मल्टीपल सेशंस में एक रीजनेबल लेवल तक कवर की जा सकती है। सपोज जैसे नॉर्वुड क्लासिफिकेशन की अपन बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 1 मिनिमम, ग्रेड 7 मैक्सिमम जाता है। तो ग्रेड 6, ग्रेड 7 पेशेंट्स में हम उन्हें ये काउंसिल करते हैं कि पॉसिबल है हेयर ट्रांसप्लांट, मल्टीपल सेशंस होंगे, और ग्रेड 7 से निकाल के हम उन्हें ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक ले जाएंगे। ओ। अगर ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उन्हें समझ आती हैं कि डेंसिटी, एक मॉडरेट डेंसिटी का हेयर ट्रांसप्लांट होगा, उनका लुक डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। बिकॉज ग्रेड 7 से ग्रेड 3-4 पे आना इज अगेन अ बिग बिग अचीवमेंट। चैलेंज। सो अगर वो ये अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स रखते हैं तो डेफिनेटली हम उनका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, अदरवाइज नहीं। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमें ये समझना है कि पेशेंट के लिए बेस्ट क्या है, पेशेंट को वही समझाना है हमें। एंड नंबर टू, कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए, तभी हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल। बहुत समझा डॉक्टर साहब ने। आप लोगों को बताया है कि ग्रेड 7 की बॉल्डनेस, या कि ऑलमोस्ट पूरा जब गंजा हो जाता है, तो वो कभी एक्सपेक्ट ना करे कि मेरे बाल बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, भर जाएंगे।
डोनर एरिया जो आपको सप्लाई देता है, डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको चेक करते हैं, आपका फिजिकल स्टेटस चेक होता है और उसके बाद आपका अगर रियलिस्टिक अप्रोच है तब आपका रिजल्ट बहुत हद तक आ सकता है, पर फुल कवरेज की गारंटी नहीं करते हैं डॉक्टर साहब। जब हाई ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस रहता है पेशेंट को, ग्रेड 6 ग्रेड 7, इन पेशेंट्स में हम कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज़ करके FUT FUE और उसके साथ साथ बॉडी हेयर, बियर्ड और चेस्ट से भी हेयर लेके जो कवरेज है उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, जिससे कि रिजल्ट और नेचुरल और बेटर आता है। अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है इनसे ही मिलता जुलता है। देखिए, जो हार्वेस्टिंग की जाती है, जब बालों को निकाला जाता है डोनर एरिया से, उस समय जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं वो ही डिवाइड कर रहा है हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक। एक तरीका होता है कि पूरी की पूरी चमड़ी को निकाल दिया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप टेक्नोलॉजी से एक स्प्रे टेक्निक है विच इज कॉल्ड फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, यानी कि FUT। डॉक्टर साहब, FUT केसेस आप आज भी, क्योंकि आप प्लास्टिक सर्जन हैं, आप तो करते ही हैं, कब आप ऐसा होता है कि आप सेलेक्ट करते हैं कि नहीं ये पेशेंट का FUT ही होना चाहिए? देखिए, बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, बीइंग अ ट्रेन्ड सर्जन, मैं दोनों टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ। जी। क्योंकि FUT करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक और होती हैं। आपका एक तो सर्जन होना ज़रूरी है, जी। देन आपका OT सेटअप प्रॉपर होना चाहिए, जी। देन FUT करने में आपको ट्रेन्ड टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं। बिल्कुल। दोनों टेक्निक्स की अपनी अपनी इंडिकेशंस है, किस केस में FUT करना है, किस केस में FUE करना है, किस केस में दोनों को कंबाइन करना है। जी। सी द होल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड सेफ एक्सट्रैक्शन, नंबर वन। नंबर टू, लॉन्जेविटी ऑफ द रिजल्ट्स। हम्म। अगर कोई मेरे पास यंग पेशेंट्स आते हैं से लेस देन 25 एज के, और क्योंकि 25 से कम अगर एज है और फ्रंट अगर आपका चला गया, बॉल्ड हो गए हैं, तो देर आर गुड चांसेस, देर आर हाई चांसेस कि वो फिर फर्दर प्रोग्रेस करेगा। ट्रू। ऐसे पेशेंट्स में डोनर एरिया भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। सो ऐसे पेशेंट्स में, और या फिर हाई ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के पेशेंट्स होते हैं, ग्रेड 5 एंड बियॉन्ड, FUT इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। उसका एडवांटेज ये है कि FUT जो हम लेते हैं, स्ट्रिप जो लेते हैं, वो 100% सेफ जोन से लेते हैं। पूरा जो ग्राफ्ट जितने भी हमारे निकलते हैं सेफ जोन से निकलते हैं। अगर सेफ जोन थोड़ा सा रिड्यूस भी होता है तब भी वो फ्यूचर में उन बालों पे इफेक्ट नहीं आता है, वो बाल स्टेबल रहते हैं जी। एज कम्पेयर टू FUE। अगर मैं किसी यंग पेशेंट में FUE करता हूँ जिसमें कि प्रोग्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो FUE में जो ग्राफ्ट हमने निकाल लिए, एक तो विद फ्रॉम रूट निकलते हैं तो वो वापस ग्रो नहीं करते। FUE में जो ग्राफ्ट निकलते हैं वो वापस ग्रो नहीं करते, नंबर वन। तो जहाँ मल्टीपल सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे FUE एडवाइजेबल नहीं होता है, अदरवाइज डोनर एरिया पूरा डिप्लीट हो जाता है। बियॉन्ड दैट अगर हम बात करें, अगर यंग एज है और जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है पूरी मेच्योर नहीं हुई, पूरा डिफाइन नहीं हुई है, प्रोग्रेस करने के चांसेस हैं, तो डोनर एरिया भी एक तरह से पूरा मेच्योर नहीं होता, उन पेशेंट्स में पूरा डिफाइन नहीं होता है। ट्रू। सो ग्राफ्ट्स अगर डोनर एरिया, सेफ डोनर एरिया के बाहर से निकले होते हैं FUE से, उन ग्राफ्ट्स के फ्यूचर में चले जाने के, गिर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ट्रू। तो ऐसे पेशेंट्स में जो कि थोड़े यंग हैं, FUT से हम प्रेफर करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करना। देन FUE की अगर हम बात करें, FUE इज़ अ वेरी गुड टेक्निक अगर पेशेंट की एज नियरिंग 30 है, ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ग्रेड 3-4 तक है, बिकॉज FUE से 2500, 3000, 3500 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बहुत आराम से पूरी हो जाती है। और नियरिंग 30 पेशेंट्स का जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है एज वेल एज डोनर एरिया है वो रिलेटिवली मेच्योर होता है और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो इन पेशेंट्स में जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और स्टेबल रहते हैं। अगेन, बियॉन्ड दैट हम बात करें हाई ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की, ग्रेड 5, 6 एंड 7 या बियॉन्ड दैट, इन पेशेंट्स में जहाँ ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, FUT FUE को कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन करने से एडवांटेज क्या है, जो एक इंडिविजुअल टेक्निक है उनकी जो डाउनसाइड है उसको हम दूसरी टेक्निक से कवर करके दोनों टेक्निक्स के एडवांटेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और दोनों टेक्निक्स की जो डाउनसाइड है उन्हें रिड्यूस कर देते हैं। सबसे बड़ा जो इशू FUT से रिलेटेड पेशेंट्स लेके आते हैं कि लॉन्ग लीनियर स्कार आता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो और FUE में प्रॉब्लम क्या रहता है कि डोनर एरिया डिप्लीट हो जाता है। जब हम FUT FUE करते हैं तो हम दोनों की जो डिसएडवांटेज है उसको कैसे रिड्यूस करते हैं। FUT में हम स्कार रिड्यूस करने के सारे मेजर्स लेते हैं, स्ट्रिप का जो साइज़ है उसे थोड़ा सा नैरो थिन कर लेते हैं, जो क्लोजर करते हैं वो ट्राइकोफाइटिक क्लोजर से करते हैं। एंड जब हम मेजर ग्राफ्ट्स FUT से एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हैं फॉर ग्रेड 5, 6, 7, तो हम जो FUE से ग्राफ्ट्स निकालते हैं उनका नंबर काफ़ी कम हो जाता है, अराउंड 1000, 1200, मैक्सिमम 1500। तो डोनर एरिया भी डिप्लीट नहीं होता है। और फिर ऐसे पेशेंट्स में जब फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, हम सेफली इतने ही ग्राफ्ट्स वापस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
सो ऐसा दोनों टेक्निक्स के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं। इवेंचुअली आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से ये डिस्कस करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ये नहीं देखना है कि वो बेस्ट क्या कर सकते हैं, हाँ, उन्हें क्या आता है। ट्रू, 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 ट्रू। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब ने एक पॉइंट हाइलाइट किया एफयूटी के बारे में, क्योंकि एफयूटी को अगर आप सर्च करते हैं इंटरनेट पर तो पॉजिटिव तो मिलता है, पर साथ में ढेर सारी नेगेटिव बातें आती हैं। उनमें एक सबसे बड़ा नेगेटिव होता है लीनियर स्कार, लॉन्ग स्कार, जो बहुत विजिबल होता है शेव अप करने पर। डॉक्टर साहब एक प्लास्टिक सर्जन है और उन्होंने एक टर्म यूज़ किया ट्राइकोफैटिक क्लोजर। ट्राइकोफैटिक क्लोजर से, पर वो कर सकते हैं कौन? एक प्लास्टिक सर्जन। आप अगर उम्मीद करें कि हर कोई डॉक्टर कर देगा, नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब चूंकि एक प्लास्टिक सर्जन है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, तो ये जब ट्राइकोफैटिक क्लोजर से आपके उस स्टिच को कवर करते हैं, जो काटा हुआ हिस्सा है उसको स्टिच करते हैं, तो मिनिमल विजिबिलिटी रहती है उस स्कार की। तो एफ्यूटी इस डॉक्टर साहब के कहने से बहुत अच्छा है अगर ग्राफ्ट की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है तो, और एफयूई बहुत अच्छा है अगर क्वांटिटी ग्राफ्ट की कम चाहिए होती है तो। डॉक्टर साहब, पर एफयूई आप करते हैं, आपने कहा था बहुत सक्सेसफुल होता है, पर डॉक्टर साहब अगर मैं अफ्रीकन की बात करूं जिनके बाल मोस्टली कर्ली होते हैं, सिर्फ जी। अफ्रीकन को, कितने ही हम लोगों के बाल कर्ली होते हैं, तो जब बाल कर्ली होते हैं और आप एफयूई से करते हैं, जब आप पंच को इंसर्ट करते हैं तो ग्राफ्ट करने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसीलिए इसको काफ़ी हद तक ब्लाइंड टेक्निक का भी नाम दिया गया है। तो आप कितना एग्री करते हैं इस बात पर कि वो कर्ली हेयर कट जाते हैं एफयूवी के समय? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है और डेफिनेटली एफयूई इज़ अ ब्लाइंड टेक्निक। लेकिन अगेन सी, जब आप एक एक्सपीरियंस सर्जन से कराते हैं ये टेक्निक, तो वो जो एक तरह से ब्लाइंडनेस जो हम जो कह रहे हैं ब्लाइंड टेक्निक, वो ओवरकम हो जाती है हैंड्स की एक्सपर्टीज से, हैंड्स के मूवमेंट से। सो जब रेगुलरली हम एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं, तो हमें इनिशियली जब भी हम प्रोसीजर शुरू करते हैं, भले ही अफ्रीकन पेशेंट हो, अमेरिकन हो या इंडियन हो, सबसे पहले हम नियर अबाउट 50 to 100 ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं एज अ सैम्पल साइज। उन ग्राफ्ट से हमें आइडिया लग जाता है कि हेयर कैसा है, हेयर की थिकनेस कैसी है, हेयर का कर्व कितना है, हेयर का डायरेक्शन कैसा है और डेप्थ कितनी है। सो उसी के हिसाब से बेसिस ऑन दैट फर्दर एक्सट्रैक्शन होता है, जिससे कि जो डैमेज रेट है वो, सी, अब जब एफ शुरू हुआ था तब डैमेज रेट वाज 5 to 7% ट्रू, एंड एफ में इट वाज 1 to 2%। ट्रू। आज की डेट में विद एक्सपर्ट हैंड्स जहाँ रेगुलरली ये प्रोसीजर हो रहा है, डैमेज रेट फॉर एफ हैज़ कम डाउन टू 2 to 3%। ओके। So this is again, और हाँ, कर्ली हेयर में इनिशियल 100 ग्राफ्ट्स 200 ग्राफ्ट्स आर वेरी क्रूशियल प्रॉपर असेसमेंट के लिए कि हाँ आपको कितना। देन जैसे जैसे आप करते जाते हैं आपको एक डेप्थ का आइडिया लगता जाता है, डेप्थ परसेप्शन आपका स्ट्रांग होता जाता है कि आपको इतना डेप्थ तक आपका इक्विपमेंट को, मशीन को लेके जाना है जिससे कि रूट डैमेज नहीं होगी। तो ये रही बात, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ब्लाइंड टेक्निक एफयूई का नाम देते हैं कि ब्लाइंड टेक्निक एंड योर ग्राफ्ट्स गेट डैमेज्ड व्हेन द पंच इज इंसर्टेड, क्योंकि ग्राफ्ट विजिबल नहीं होता अंदर से। पर डॉक्टर साहब ने कहा फॉर दैट ही हैज एक्सपर्टीज है उन लोगों की, और 2 से 3% इसका मैक्सिमम डैमेज होता है। पर मेरा सवाल फिर वहीं पे खड़ा होता है जो ग्राफ्ट डैमेज से है। डॉक्टर साहब, आपने कहा था एफयूटी में आप पहले स्ट्रिप को बाहर निकालते हैं, उस स्ट्रिप को फिर डाइसेक्ट करते हैं, अलग अलग ग्राफ्ट रखते हैं, तो इतने टाइम तक आउट ऑफ बॉडी जब ग्राफ्ट रहता है तो डैमेज नहीं होता है? नहीं, जितनी देर भी ग्राफ्ट्स आउट ऑफ बॉडी रहते हैं उसका एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है। जिस क्लिनिक में भी ये प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं वहाँ ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट इज़ मोर देन 95-97%। सो वो ओके। प्रोटोकॉल क्या रहता है बेसिकली, सबसे पहले तो एक प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन किया जाता है, ग्राफ्ट को ड्राई या डेसिकेट नहीं होने देते हम। देन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस में उसे प्रिजर्व किया जाता है जितनी देर भी हमें आउट ऑफ बॉडी रखना है। एंड थर्ड थिंग इज टेम्परेचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ्ट जितनी देर भी, भले ही एफ हो चाहे एफ हो, ग्राफ्ट जितनी देर भी आउट ऑफ बॉडी रहेगा वो 4 to 8 डिग्रीज टेम्परेचर पे ही रहेगा, तभी ग्राफ्ट की लाइफ इंक्रीज होती है। देन जब बात करते हैं ग्राफ्ट सर्वाइवल की विद आउट ऑफ बॉडी टाइम, देखिए इनिशियल 4 आवर्स तक अगर प्रॉपर तरीके से ग्राफ्ट स्टोर्ड है, प्रिजर्व्ड है, टेम्परेचर मेंटेन करते हुए, सॉल्यूशन मेंटेन करते हुए, हाइड्रेशन मेंटेन करते हुए, इनिशियल 4 आवर्स में ग्राफ्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। बट हाँ, 4 घंटे के बाद से वो जो डैमेज रेट है, जो सर्वाइवल रेट है, वो ग्रेजुअली रिड्यूस होती जाती है। डॉक्टर साहब ने बताया आप लोगों को कि देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैव टू बी फॉलोड टू मेंटेन टू कीप दैट ग्राफ्ट अलाइव। पर दोस्तों ये पॉसिबल है एक प्लास्टिक सर्जन के यहाँ, और स्पेशली जब एएलसीएस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पर वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं जिससे आपका ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट बहुत हद तक
100% तक रहता है। पर हर जगह आप ये उम्मीद मत कीजिएगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा। इसलिए मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप एएलसीएस विज़िट करें। इट्स अ प्रोफेशनल सेंटर लेड बाय डॉक्टर सुनील अरोड़ा। तो दोस्तों, आप कभी जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इस क्लिनिक्स को देखते हैं तो हर जगह आपको एक वर्ड ज़रूर मिलता है व्हिच इज़ वेरी, वेरी कॉमन, बेस्ट क्लिनिक, बेस्ट डॉक्टर। पर मैं ही पूछना चाहूँगा आप लोगों से, ये बेस्ट कौन देता है? खुद ही बना लेते हैं? डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट क्लिनिक, तो ये प्रैक्टिस कहाँ तक ठीक है? सोशल मीडिया डेफिनेटली देखिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट को गाइड करने के लिए कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ कराना है, कैसे करवाना है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब वो एक जो लाइन है उससे क्रॉस कर जाते हैं, वो जो ग्रे एरिया है प्रमोशन के अंदर, उसे क्रॉस करके और एक बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स फॉल्स क्लेम्स किए हाँ, जाते हैं एग्ज़ैक्टली। कि इस तरह का रिजल्ट आएगा, बहुत एग्रेसिव हेयरलाइन विजिबल होगी और बहुत ही जैजी और फैंसी टाइप के से लुक सोशल मीडिया पे दिए जाते हैं। मैं जस्ट छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करूंगा। आज से 2-3 साल पहले टर्की का बहुत मेजर बूम था सोशल मीडिया पे, जी, जी, बिल्कुल। और जितनी भी हेयरलाइंस वो शो करते थे वो बिल्कुल एग्रेसिव हेयरलाइन, बहुत लो लाइंग हेयरलाइन, शॉर्ट फोरहेड, टेम्पल बिल्कुल डीप नहीं, उस तरह की हेयरलाइंस शो करते थे और पेशेंट्स आके डिमांड करते थे कि मुझे इस तरह की हेयरलाइन चाहिए, विच वॉज एक्चुअली वेरी अनरियलिस्टिक। और वो हेयरलाइंस नेचुरल नहीं ही लगती। सोशल मीडिया पे उस समय बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब लास्ट 2-3 साल में वही पेशेंट्स जिन्होंने बहुत एग्रेसिव हेयरलाइन डिज़ाइन करवाई थी, बिकॉज दो नुकसान होते हैं। एक तो आपका डोनर एरिया डिप्लीट हो गया, कुछ भी रिवीजन करना होगा तो वो बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल नहीं होगा, ट्रू, ट्रू, ट्रू। क्योंकि रिजर्व लिमिटेड है हमारे पास। इट्स हुँ, नॉट लाइक कि हेयर की सप्लाई अनलिमिटेड है, आप कितनी बार भी करा सकते हैं, नहीं, वो नहीं पॉसिबल। तो एक तो हेयरलाइन जब उनकी लो थी, बहुत एग्रेसिव थी, जब रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं 2-3 साल में उन्हें खुद को, पेशेंट्स को समझ आना शुरू हो गया कि ये अननेचुरल लुक है। एंड ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत मेजर रोल था इसके अंदर। डेफिनेटली सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है पेशेंट्स की गाइडेंस देने में, वो करने में, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, कुछ स्पेसिफिक आई वुड से सेटअप्स में वो जब लाइन क्रॉस हो जाती है, वो फॉल्स मिसगाइड भी क्लेम्स कर होते हैं, देते हैं। मिसगाइड हो जाते हैं, तो वो पेशेंट्स, अब पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, डोनर एरिया डिप्लीट हो गया, हेयर लाइन रिजल्ट बिल्कुल अननेचुरल है, वो पेशेंट्स रिवीजन के लिए आते हैं फिर। दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया की बातों पर ही खाली यकीन मत कीजिएगा। मिलिएगा डॉक्टर से, पहले देखिएगा क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्या वो प्लास्टिक सर्जन? अगर डॉक्टर सुनील अरोड़ा की तरह एक प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका आधा काम तो पूरा हो गया। फिर क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? अगर एएलसीएस के तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फिर आपका, आप फिर आँख बंद करके यहाँ जा सकते हैं अपना ट्रांसप्लांट कराने। पर कहीं आप और जा रहे हैं तो आपको रिव्यूज़ चेक करना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उसकी क्वालिफ़िकेशन देखनी पड़ेगी, उसका एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें होती हैं जो आपको समय के साथ मिलेगी। मैं इसके साथ एक बात को जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर साहब, बड़े-बड़े क्रिकेटर्स, फ़िल्म एक्टर्स जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, और मैं आपको एक नहीं 10 एक फ़ोटो दिखा सकता हूँ, सब के सब गलत हुए हैं, बुरे लगते हैं वो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा फेस ब्लर किया हुआ है तो आप उन फ़ोटो को ज़रूर देखें। ये हैं हमारे क्रिकेटर्स, ये हमारे फ़िल्म एक्टर्स जिनका ट्रांसप्लांट गलत हो गया। डॉक्टर साहब, आपके पास मैं ये नहीं जानना चाहूँगा कि वो कैसे हो गया। मैं आपके पास कितने ऐसे केसेज़ आते हैं जो रॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के होते हैं? लास्ट ओवर लास्ट 2-3 ईयर्स डेफिनेटली ये नंबर बहुत बड़ा है जो रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट्स आते हैं, और उसका और मेजर रीज़न यही है कि बहुत सारे क्लिनिक्स, ऐसे सेंटर्स ओपन हुए हैं जो कि अनक्वालिफाइड और अनट्रेंड लोग चला रहे हैं। जी, जी, जी। सी, अगर कोई डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड हैं, वो डेफिनेटली आपका कहीं नुकसान नहीं करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू अनक्वालिफाइड क्लिनिक्स जो कि मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, हेयर की एनाटमी, हेयर की फिजियोलॉजी, हेयर की ग्रोथ साइकिल बिल्कुल आइडिया नहीं है, डोनर एरिया एवेल्यूएशन का प्रॉपर उन्हें आइडिया नहीं है, हेयरलाइन डिज़ाइन कैसे करते हैं, एस्थेटिक सेंस का आइडिया नहीं है, वहीं पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। उन सिचुएशंस में जब हेयरलाइन डिसाइड होती है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बहुत सारा चीज़ें देखते होंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जी। कि बहुत सारे क्लिनिक्स एक वो इंस्ट्रूमेंट रख करके और हेयरलाइन डिज़ाइन कर देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो इज़ इट पॉसिबल कि सबका फेस एक जैसा है, सब पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा के एक जैसी नहीं, हेयरलाइन बन ऑब्वियसली जाएगी? नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। देन सेकंड थिंग, कई क्लिनिक्स ऐसे हैं कि अगेन वो भी वही रीज़न है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर उनका एजुकेशन नहीं है, दैट्स द मेजर रीज़न। वो क्या करते हैं कि हेयरलाइन का उन्हें एक ही तरह का डिज़ाइन आता है, वो उसी तरह का डिज़ाइन ड्रॉ हर पेशेंट पे कर देते हैं।
इवेंचुअली उसका रिजल्ट क्या आता है, वो लुक अननेचुरल होता है। क्यों? क्योंकि हर फेस डिफरेंट है, हर फेस यूनिक है, हर फेस के जो प्रोपोर्शंस हैं, एस्थेटिक्स है, वो यूनिक है। जी सो जी। हेयरलाइन भी यूनिक होनी चाहिए। ट्रू। इसका कोई थंब रूल नहीं है एक तरह से कि साहब आपको ये ऐसी ही हेयरलाइन बनेगी। देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस डेफिनेटली कि हेयरलाइन कैसे बननी चाहिए, पर वो गाइडलाइंस उन्हें ही पता होती है जिनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, जो रेगुलरली कर रहे होते हैं। उन गाइडलाइंस के बेसिस पे हेयरलाइन इंडिविजुअलाइज होती है, कस्टमाइज होती है, एज पर पेशेंट्स फेशियल एस्थेटिक्स, फेशियल प्रोपोर्शंस, एज, ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस एंड डोनर एरिया कैसा है। अगर ये सब चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सी फील्ड हेयर ट्रांसप्लांट या रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट दो ही सिचुएशन में हम कहते हैं, या तो हेयरलाइन अननेचुरल हो या फिर डोनर एरिया डिप्लीट हो गया हो। सो जी अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली हेयरलाइन नेचुरल आती है। और जब हम रिवीजन भी करते हैं पेशेंट्स के हेयरलाइन का, तो यही ध्यान में रख के करते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटीज की हेयरलाइन शुड लुक आर्टिस्टिकली ड्रॉन, शुड लुक एब्सोल्युटली नेचुरल एंड शुड बी एज पर पेशेंट्स फेस। तो दोस्तों, हम लोग जब बाल लगवाने जाते हैं कभी कभी गलती कर बैठते हैं, कहते हैं ना कि खता तो लम्हों ने की, सदियों ने सजा पाई। तो वो जो हमारा एक डिसीजन होता है कि एक गलत डॉक्टर चुन लेना, गलत क्लिनिक चुन लेना, उसका खामियाजा भुगतते हैं हम लोग। एक बुरी शक्ल बन के, बुरे बाल होके पूरी शक्ल ही चेंज हो जाती है जिससे। तो आप कोशिश कीजिएगा प्लास्टिक सर्जन ही आपके पास करें या डर्माटोलॉजिस्ट करें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां आपको एक बहुत मुकम्मल रिजल्ट मिल सके। पर दोस्तों, आपकी छोटी सी गलती, छोटी सी नादानी सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं बिगाड़ती, बाल ही नहीं बिगाड़ते, कभी कभी आपकी जान तक बात आ जाती है। कुछ एक केसेस मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस करूंगा, जैसे कानपुर केसेस हैं, बंगलुरु एक केस है, काफ़ी सारे 5-7 तो मैंने रिसेंटली हो गए हैं डॉक्टर साहब, जिनमें पेशेंट की डेथ हो गई। तो अब मैं जानना चाहूँगा ये पेशेंट की डेथ हेयर ट्रांसप्लांट में कैसे हो गई? इसमें मैं छोटा सा एक आपको बैकग्राउंड दूंगा कि जो डेथ्स हुई हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, अगर हम कंपेयर करें नंबर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जो रेगुलरली हो रहे हैं उसके सामने, तो जी डेफिनेटली जो हुई हैं वो बहुत कम है नंबर, लेकिन वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा किया जाए, एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक में किया जाए, तो इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स। ट्रू। ये डेथ्स यूजुअली जो अभी आप ट्रेंड देखेंगे ओवर लास्ट 2-3 ईयर्स, जो भी डेथ्स हुई हैं वो कहीं ना कहीं अनक्वालिफाइड पर्सनल, अनक्वालिफाइड डॉक्टर, या फिर आई वुडंट से डॉक्टर बिकॉज वो लोग क्वालिफाइड नहीं थे जी हेयर जी जी। ट्रांसप्लांट के लिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। देन बियॉन्ड दैट, जो दो मेजर रीजंस रहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को थोड़ा रिस्की करने के लिए, वो सबसे पहला रीज़न रहता है लोकल एनेस्थीसिया जो हम एडमिनिस्टर करते हैं उसकी प्रॉपर डोसेज जी कितनी दी गई है और पेशेंट को उससे एलर्जी है या नहीं है। जी। सो अगर आप अगेन जो जहाँ रूटीन में ये सब चीज़ें हो रही हैं, एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक में, वहाँ पे ये डोसेज का शेड्यूल प्रॉपर मेंटेन होता है, ग्रेजुअली डोसेज दी जाती हैं, प्रॉपर एलर्जी टेस्ट, प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है कि ये प्रॉब्लम करेगा या नहीं। सो बिफोर हैंड ये एक आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी या नहीं। अगर हमें चांसेस लगते हैं पेशेंट एलर्जिक है ज़ैलोकिन से, तो हम सर्जरी नहीं करते हैं उन पेशेंट्स की। ओके। दूसरा मेजर रीज़न जो रहा है इन डेथ्स का, वो रहा है इन्फेक्शन। सी इन्फेक्शन अगेन इसीलिए होता है बिकॉज ओटी जो है वो प्रॉपर स्टराइल नहीं होता है, डिसइंफेक्शन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होता है। इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सर्जिकल ट्रेनिंग। अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर एक ट्रेंड सर्जन है, ओटी के स्टरलिटी डिसइंफेक्शन के प्रोटोकॉल रेगुलरली फॉलो करते हैं, और आपका प्रोसीजर एक प्रॉपर ओटी सेटअप में होता है, तो hair transplant is one of the safest procedure to do, provided it is done by a qualified doctor in a well equipped clinic. क्लिनिक बहुत अहम बात है। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप जब भी ट्रांसप्लांट कराएं तो कुछ एक बातें आप गांठ बांध लें कि डॉक्टर हैज़ टू बी ए प्लास्टिक सर्जन और ए क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट विद अ वास्ट एक्सपीरियंस। वो तो होना ही चाहिए। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर डॉक्टर साहब ने जोड़ दिया, जिससे हाइजीन ये सब लेवल आपको चेक करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, अब एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा। कुछ डॉक्टर्स का कहना है आपकी फ्रेटर्निटी में, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, कि बॉल्डनेस पर जहाँ बिल्कुल गंजा सिर और वहाँ पर अगर फिनेस्ट्राइड की गोलियाँ खाई जाएं तो बाल अपने आप आ जाते हैं। सीएफसी, पीआरपी, ये भी इसके सारे थेरेपीज हैं। ट्रांसप्लांट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वह कहाँ तक सच है? मतलब ये थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा फनी लगता है सुन के कि सी हेयर रीग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हेयर रूट्स।
बॉल्डनेस जो मेल्स में होती है उसका कॉमनेस्ट रीज़न इज़ एंड्रोजेनिक एलोपेसिया और मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जी। और उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है जेनेटिक्स या हेरेडिटरी, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। सो जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है उसमें जो रूट्स होती हैं हेयर फॉलिकल की वो ग्रेजुअली एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं और डिसअपियर हो जाती हैं। जी। जी। सो अगर हम बात करें मेडिसिन की और ये सब, ये तपन जी एक बार मैं आपको बताऊं बात, ये जो चीज़ें हैं सारी फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल, ये एक्चुअली मैं इनको मेडिसिन नहीं कहता, मैं इनको एक तरह से सप्लीमेंट्स ही कहता हूँ। हम्म। मेडिसिन बेसिकली हम लेते हैं किसी बीमारी के लिए, कि आपको फीवर हुआ, आपने एक पैरासीटामोल ली, टैबलेट ली और आपका फीवर ठीक हो गया। बट ये जो सब चीज़ें हैं ये ऐसी नहीं है। अगर ये ऐसी होती कि मेडिसिन होती तो बॉल्डनेस ही क्योर हो गई होती। ट्रू। ये बेसिकली सप्लीमेंट्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं आपके जाते हुए हेयर को, आपका वो हेयर जो परमानेंटली जाने वाला है, वो सपोर्ट भी टू सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन अगर बिल्कुल ही हेयर आपका जो स्कैल्प है बॉल्डनेस की स्टेज में आ गया है, ये सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं जब आपका हेयर फॉल हो रहा हो, जब हेयर रूट्स इंटैक्ट हो। मौजूद हो हेयर रूट्स तो। लेकिन अगर बॉल्डनेस आ गई है, हेयर रूट्स ही नहीं है, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है कि वहाँ पे नई रूट्स आए। वो नई रूट्स किसी भी मेडिसिन किसी भी सप्लीमेंट से नहीं आती हैं। नई रूट्स सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से आती पर डॉक्टर साहब मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, आप इस क्लिप को देखिए। इनमें कहते हैं कि 5 मिनट में बाल आ जाएंगे, ये बात सच है क्या? हैं। सितपन जी आप एक काम कीजिएगा, आप ना सीड्स लीजिएगा टमाटर के और डाल दीजिएगा, सुबह मुझे बताइएगा कि टमाटर आ गए क्या। बड़ा फनी सा आंसर है, पर मैं सच बता रहा हूँ, हजारों की भीड़ पहुंचती है हमारे इस तेल वाले बाबा के पास। हम्म, आप यकीन नहीं करेंगे, कई तो कहते हैं कि हाँ कि बाल आ जाते हैं हमारे। पर कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ये एलोपेशिया एरियाटा का एक तरह के तेल है ये, जो वो क्योर हो जाता है। पर आप कहाँ तक सहमत है डॉक्टर साहब कि तेल से बाल आ जाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ उस चीज़ से कि किसी भी तेल या किसी भी आप सीरम या उससे बाल रीग्रो कर जाएंगे। बाल अगर हैं उनकी क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड, लेकिन अगर बाल नहीं है तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है अपने यहाँ पे कि कोई रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस नहीं है इस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए, या इस तरह के प्रमोशंस अगर सोशल मीडिया पे होते हैं तो। एंड देन अगेन जब एक तरह से एक क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, तो वो उन्हें रियलिस्टिक चीज़ें पता होती हैं, साइंटिफिक चीज़ें पता होती हैं, तो वो क्लेम्स भी उस तरीके से ही करते हैं। लेकिन जब आप क्वालिफाइड नहीं होते हैं, अगेन आपको हेयर की बायोलॉजी बेसिक साइंस और वो सब चीज़ें नहीं पता है, और आप फॉल्स क्लेम्स करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, डेफिनेटली कुछ आप मॉर्फिंग भी करते हैं, जो भी चीज़ें आप करते हैं बैकग्राउंड में, उसका इम्पैक्ट क्या आता है कि जनरल पब्लिक सी देखिए, अगर मैं बॉल्ड हूँ तो मुझे क्या चाहिए बाल। अगर मुझे कोई ऐसे बता रहा है कि 5 मिनट में बाल आ जाएंगे, डेफिनेटली मैं एज अ ह्यूमन बींग मैं भी अट्रैक्ट होऊंगा उस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे जाना है, मुझे करना ही करना है ये। और देन एक उसमें और वो चीज़ ऐड कर देते हैं कि या तो वो चीज़ फ्री होती है या फिर वो बहुत सस्ती होती है। ट्रू। सो उन जगह पे लंबी लाइन लग जाती है कि ये पूरा पर कुछ ट्रीटमेंट हो तो जाएगा। रिजल्ट आता होगा डॉक्टर साहब, नहीं तो इतने लाइन क्यों लगता? मतलब मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल ही पॉसिबल है। डॉक्टर साहब से यही बात मैं कर रहा था डॉक्टर साहब ने कि अगर ऐसे ही कुछ है तो उसको पेटेंट कराएं, हाँ ये साइंटिफिकली इसको शो करें, और फिर कहते हैं कि हम सब भी उनके साथ होंगे। पर आप इन पर यकीन मत कीजिएगा, ऐसा कोई मिरेकल होने वाला नहीं है, नहीं तो अनुपम खेर और अमरीश पुरी बालों के साथ होते। हम्म, ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक्टर थे, इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और ये इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से मरते मरते बचे। डॉक्टर साहब ये क्या है ये? अगेन इसमें मेजर रोल जो था, मेजर प्रॉब्लम जो थी, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों को हुआ था, जो पंजाब का भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसमें जो प्रॉब्लम थी, जो इशू था, वो ओटी रिलेटेड ही था। ओके। ओटी में प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन मेंटेन नहीं हुआ। और कई बार क्या होता है, कई क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जो कि नंबर पे एक्चुअली जाते हैं कि बहुत सारे केसेस हम कर रहे हैं, एक दिन में 8-8 10-10 केसेस कर रहे हैं। ऐसे जगह पे डिसइंफेक्शन स्टरलिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे क्लिनिक्स पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उस इन्फेक्शन का ही इम्पैक्ट आता है। अगर वो इन्फेक्शन यहीं तक लिमिटेड रहता है, स्कैल्प या आइज तक, तो थोड़ा ब्लाइंडनेस का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर वो बॉडी में स्प्रेड हो जाए तो डेफिनेटली वो एक तरह से जो अभी हम बात कर रहे थे सेप्सिस और डेथ में भी अल्टीमेटली एंड कर सकता है। लेकिन अगेन इसके चांसेस, इसके इंसिडेंसेस बहुत ही कम है। और ये तभी होता है जब आपका खुद का सिलेक्शन जो है कि किस क्लिनिक में आपको कराना है, किस डॉक्टर से आपको कराना है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होता है।
पर डॉक्टर ये जो केस था मैंने देखा पाकिस्तान के एक्टर का, जो इतना बड़ा स्केल पर घाव हो गया, ये जो हम लोग क्लिप देख रहे हैं, तो ये भी क्या क्वालिफाइड डॉक्टर था ना, नहीं था, या कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ क्या ये? सी इस तरह का सिनेरियो तब क्रिएट होता है जब पेशेंट की जनरल हेल्थ में भी कुछ इश्यूज हो, ओके। प्रॉपर प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन नहीं हुआ हो। पेशेंट अगर डायबिटिक है, पेशेंट को अगर कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, पेशेंट अगर कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जो कि ब्लड सप्लाई को ऑल्टर कर सकते हैं, और ये चीज़ें या तो पेशेंट डॉक्टर को नहीं बताते, या कई बार जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो भी पेशेंट से नहीं पूछते हैं। तो प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री, प्रॉपर मेडिकल असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट ये जो स्कैल्प नेक्रोसिस या जो स्कैल्प पे इन्फेक्शन इतना होता है उसे प्रिवेंट किया जा सके। सी अब कहते हैं कि कई बार पेशेंट्स मुझसे आके कहते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। तो इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपका ब्लड शुगर अगर अंडर कंट्रोल है और आप मोटिवेटेड हैं शुगर को कंट्रोल्ड रेंज में रखने के तो लिए, कर सकते हैं फिर। तो कर सकते हैं। लेकिन आपका शुगर अगर अनकंट्रोल्ड है, आपने डाइटरी रेगुलेशंस नहीं रखी हैं, आप मेडिकेशन भी प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स में उस सिनेरियो में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया था कि गुड हेयर ट्रांसप्लांट, अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट एक नेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट होता है। इसके लिए सामने जो बाल दिखते हैं उसमें डेंसिटी, एंगुलेशन एंड डेप्थ, इन तीनों का खास ख्याल रखा जाता है, जो एक प्लास्टिक सर्जन रख सकते हैं। डॉक्टर साहब ये स्लिट मेकिंग जो आप करते हैं, आप बनाते हैं नए बालों के इम्प्लांट के लिए, तो कई जगह आपके हाइपोडर्मिक निडल यूज़ करते हैं, कभी आप लोग कहीं सीटीएस ब्लेड यूज़ करते हैं, कहीं प्लांटर यूज़ किया जाता है, कई जगह सफ़ायर यूज़ किया जाता है। आप कौन सा करते हैं और क्यों करते हैं? सी हम क्लिनिक पे सफ़ायर ब्लेड और हाइपोड्रोमिक निडल्स यूज़ करते हैं। जो फ्रंट हेयरलाइन का एरिया होता है जहाँ बहुत डेंस पैकिंग चाहिए होती है, वहाँ सफ़ायर ब्लेड से स्लिटिंग करते हैं। सफ़ायर ब्लेड का जो एडवांटेज है वो ये है कि बहुत क्लीन स्लिट्स आती हैं और बहुत फाइन स्लिट्स आती हैं, और हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद पीछे का जो एरिया रहता है वहाँ पे हाइपोड्रोमिक निडल से हम लोग स्लिटिंग करते हैं। आओ। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अगेन डिसएडवांटेज एडवांटेज है, एडवांटेज है। लेकिन सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है इसमें वो है वो हाथ जो जो उसे डॉक्टर वाला यूज़ कर रहा है। हाथ, ट्रू ट्रू। सी अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, लेकिन अगर वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो स्किल सही नहीं है, बात है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स भी फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सो सही। ये जो एक्सपर्टीज़ और ये जो एक तरह से आर्टिस्टिक विजन जो होना विजन है चाहिए। वो होना बहुत ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का। एस्थेटिक लिखने के लिए, एस्थेटिक लुक को फिर से पाने के लिए, अपनी परिचय को पाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को फिर से पाने के लिए, आपको हेयर ट्रांसप्लांट, अच्छे बालों की ज़रूरत है, और अच्छे बालों के लिए ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर की। तो डॉक्टर अरोड़ा से हम लोग अभी तक बात कर रहे थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताइए अगर इसको भी हम और भी इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। आपकी हर बात पूरी तरह से अमल की जाएगी दोस्तों। इस वीडियो के एंड में हम आपको एक फ़ोन नंबर देंगे, एक फ़ोन नंबर शेयर करेंगे। आपकी इस तरह की हेयर रिलेटेड, चाहे हेयर फॉल, चाहे बॉल्डनेस रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है, तो आप उस नंबर पे हमें कॉल कीजिए, या फिर उस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपनी इमेजेस भेज दीजिए। डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स विल गेट बैक टू यू विद अ प्रॉपर सोल्यूशन। वेरी एक गुड। प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान हम आपको देंगे कस्टमाइज़ करके, जो आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों, इमेजेस मतलब कि सिर के चारों तरफ की इमेज, फ्रंट, साइड, टॉप एंड बैक, ये सब इमेजेस आप भेजिए, और मैं आपको श्योर करता हूँ डॉक्टर साहब के अगर आपके साथ जुड़े तो रिजल्ट आपके साथ होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।